हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज के इस लेक्चर में बच्चों किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना होता है, एक प्रकार से स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा अर्थात ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसी भी संधारित्र पर संचित स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। या कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए विभिन्न व्यंजक को निरूपित कीजिए। हम 2-3 फार्मूला निकालेंगे, 2-3 सूत्र जो निकलेंगे वो सभी के सभी स्थितिज ऊर्जा ही कहलाएंगे। तो लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में हम आज के इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में कई संधारित्र यदि जुड़े हुए हों और समांतर क्रम संयोजन में यदि कई संधारित्र जुड़े हुए हों समांतर श्रेणी क्रम में, तब कितना ऊर्जा होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखो, हमने आपको बताया कि संधारित्र कुछ नहीं है, नॉर्मल 2 प्लेट होता है बच्चों। जैसे हमारे पास ये 2 प्लेट है और जब हम क्या करते हैं कि एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया से दूसरे प्लेट के अंदर वाले तल पर माइनस आवेश और बाहर वाले तल पर जो बाह्य पृष्ठ होता है इस पर प्लस आवेश होता है। क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी से होता है इसलिए जो प्लस क्यू चार्ज होता है वो पृथ्वी पर चला जाता है। ये संधारित्र का सिद्धांत ही है। पहले भी आप लोगों को पता है कि 2 प्लेटें होती हैं, समांतर क्रम में होती हैं। हम पहले प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो दूसरे प्लेट के आंतरिक तल पर माइनस चार्ज आ जाता है और बाह्य तल पर यानी बाहर पृष्ठ पर प्लस चार्ज आ जाता है। इसका संबंध पृथ्वी से होता है जिससे वहां का आवेश प्लस क्यू आवेश जो होता है पृथ्वी पर चला जाता है और इसके कारण यहाँ पर इसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र में क्या होता है कि आकार आयतन बिना परिवर्तन किए, संधारित्र है क्या भाई, एक युक्ति है जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता हम बढ़ा सकते हैं। धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। तो ये 2 प्लेटों के बीच कितना अधिकतम धारिता हो सकता है, यानी अर्थात कितना अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता हो सकती है, वो उसकी धारिता कहला जाती है। तब इस पर कहीं ना कहीं एक ऊर्जा भी संचित होती है। वो ऊर्जा कैसे संचित होती है बच्चों, जब हम इस पर आवेश देते हैं तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। वही कार्य एक विभव के रूप में संचित होता है और वही कार्य एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है। इसीलिए तो हम विभव के आधार पर हम यहां पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे, क्योंकि हमने आपको विभव की भी परिभाषा समझाया है कि आवेश को हम ले जाते हैं अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तब वहां पर कार्य करना पड़ता है, वही आपका विभव है। या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वो आपका विभवांतर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस संधारित्र में जब हम आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको हम भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में कहीं ना कहीं कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि प्लस यहां पर चार्ज है, इसके कारण इसमें प्रेरण की क्रिया होती है, यहां पे माइनस चार्ज उत्पन्न होता है, बाहर वाले तल पर प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। ये कहीं ना कहीं प्रेरण होता है, लेकिन आवेश का तो कहीं ना कहीं स्थानांतरण होता है। इस कारण से कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। अच्छा, जो हम इसमें ऊर्जा की गणना करेंगे बच्चों, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमारे एक संधारित्र की धारिता C है, इसे Q आवेश दिया तो इन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो भी उत्पन्न हो जाता है बच्चों। क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब हम इसमें आवेशन की प्रक्रिया लगाते हैं, मतलब पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके कारण दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है और बाह्य भाग पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी माना जाता है कि कुछ आवेश जो है दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर भी आता है। अभी संधारित्र में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा आपको कि हम मान के चलते हैं कि कुछ, संपूर्ण तो मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा जो आवेश है दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर आता है, लेकिन कुछ आवेश ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे भाग में क्रमशः धीरे धीरे करके दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर भी आवेश का स्थानांतरण होता है और उसी आवेश के स्थानांतरण से, आवेश के स्थानांतरण से जो कार्य करना पड़ता है ना बच्चों, वही कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में हो जाती है। तो यहां पर हम थोड़ा सा माना भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई साहब दूसरे प्लेट से पहली प्लेट पर या पहली प्लेट से दूसरी प्लेट पर आवेश एक साथ तो नहीं चला गया कि पूरा का पूरा क्यों चला गया। पहले हम मान के चलते हैं अल्प आवेश मान के, जैसे डीक्यू आवेश ले जा रहे हैं। अच्छा, यहां पर जो आपका धारिता है और विभव में संबंध क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। V बराबर आप लिख सकते हो यदि आवेश Q कैपिटल Q तो Q अपान
सी, या कि बच्चों यदि आप v बराबर अल्प आवेश है तो q अपान सी भी लिख सकते हैं। तो ये जरूरत पड़ने पर इसकी हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जैसे हमारे पास संधारित्र है, इसमें पहले प्लेट पर देखो भाई कीड़े भी आ रहे हैं पढ़ने। किसी वीडियो में मैंने एक कीड़े को मार दिया था तो कई बच्चों ने गाली दे दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा समय उसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि पहले प्लेट पर जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया से दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू तो उत्पन्न होगा। तब कहीं ना कहीं भाई ये आवेश का जो स्थानांतरण हुआ ना तो कार्य हुआ तो विभवांतर हुआ। विभवांतर यहां पर क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि भाई साहब एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक एक निश्चित बिंदु देके रखा है और दो बिंदुओं के बीच जो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वो विभवांतर ही कहलाता है। विभव क्या होता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बच्चों। लेकिन दो प्लेट है, हमारे पास प्लेट है, प्लेट बी है, तो यहां से यहां तक आवेश का स्थानांतरण हुआ तो कहीं ना कहीं इनके बीच जो है विभवांतर उत्पन्न होता है। तो यहां पर थोड़ा आप लिख भी सकते हैं कि मान लीजिए किसी क्षण पहले प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश दिए तो भाई दूसरे क्षण पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, तब प्लेटों के बीच का विभवांतर, तब उनके बीच हम विभवांतर लिख सकते हैं। उनके बीच क्या निकाल रहे हैं बच्चों, विभवांतर। ठीक है, हम यहाँ पर v डैश का प्रयोग करते हैं क्योंकि हमने स्मॉल q का प्रयोग किया है, तो q अपान सी हो गया बच्चों। ठीक है, ये विभवांतर है, हालांकि विभवांतर कार्य ही होता है एक प्रकार से। अब हमने कहा कि जैसे हमने इसमें आवेशन की क्रिया लगाई तो दूसरे प्लेट से भी कहीं ना कहीं अल्प आवेश पहले प्लेट तक स्थानांतरित होता है। ये तो चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अभी तक आप सिद्धांत में पढ़ते आ रहे हो कि पहले प्लेट से दूसरे प्लेट पर चला गया, नहीं, अल्प आवेश दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर भी आ सकता है। तो जब हम मान लीजिए इसी समय पर एक अल्प आवेश dq को दूसरी प्लेट से पहले प्लेट तक लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ेगा ना बच्चों, तो dw बराबर हो जाएगा आपका विभवांतर कितना है v डैश और आवेश कितना है dq है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर होता है या विभव होता है, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर आप v डैश का फार्मूला भी तो रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, कितना है q अपान सी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं q अपान सी, ये dq है। और बच्चों यहाँ पर जो आपका dq अल्प आवेश है इसको ले जाने में अल्पकार होता है। लेकिन यदि हम संपूर्ण आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर लाएं कि भाई साहब हमने कहा अभी अल्प आवेश की बात की हमने, अल्प आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक, ये डायग्राम आप समझो, दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक अल्प आवेश को लाने में किया गया कार्य है। लेकिन इसी की जगह मैं कह दूं कि संपूर्ण आवेश को, अतः मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ संपूर्ण आवेश को, अतः संपूर्ण आवेश Q को कहाँ से ला रहे हैं, दूसरी प्लेट से कहाँ तक ला रहे हैं बच्चों, पहली प्लेट तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। कैसे निकालेंगे बच्चों, एक लिमिट भी होता है ना कि जीरो आवेश से हम पूरा आवेश को ले जाना चाहते हैं, मतलब dw एक अल्पकार है, इसको हम बच्चों एक समाकलन कर देंगे तो हमारा संपूर्ण कार्य आ जाएगा। मतलब w यदि निकालना चाहते हैं कुल कार्य, कुल वर्ग, तो हम समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब dw का मान कितना अपने पास, dw का मान है अपने पास q अपान सी dq। जहां पर आवेश की बात आ गई तो लिमिट लग जाएगा 0 से q, संपूर्ण आवेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका 1 अपान सी है ना वो कांस्टेंट है, उसे आप बाहर ले सकते हो, तो आपका 0 से कैपिटल Q और Q आपका dq हो गया। यहाँ पे समाकलन लगेगा बच्चों, तो समाकलन का फार्मूला आप सबको पता होगा कि समाकलन का फार्मूला क्या होता है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, x की पावर n है ना, तो इसका समाकलन यदि आप करोगे तो x की पावर n+1 अपान n+1 है। ठीक है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट है, यहाँ पर आपका q का पावर 1 है ना और dq है, तो q का पावर 1+1 हो जाएगा क्योंकि n का मान 1 है और नीचे 1+1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मतलब q²/2 हो जाएगा। भाई समाकलन भी तो आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 1 अपान सी रहने दो, लिमिट आप हटा दो क्योंकि समाकलन कर दोगे, यहाँ पर q²/2 हो जाएगा और लिमिट को आप बाहर लगा दो 0 से q तक। फिर बच्चों इसमें करते क्या है, पहले अपर लिमिट लगाते हैं यानी बाहर वाला, तो कैपिटल q²/2 फिर अंदर वाला 0 का स्क्वायर/2। ठीक है, तो 0 का मतलब है नहीं कुछ, उसे आप मार दो गोली, यानी कार्य जो निकल कर आया 1 अपान सी और ये अपान
क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका कार्य निकल कर आ गया। और चूंकि आप सबको पता है कि यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जो यही कार्य है बच्चों किस रूप में संचित हो जाती है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपल तरीके से कि यही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो यहाँ पर यह कार्य जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है बच्चों, इसलिए ऊर्जा को हम यू से दर्शाते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला निकल कर आ गया 1/2 और क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ऐसा तो कर सकते हैं ना पक्षांतर करके, देखो 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन 2 था, जिसको हमने पक्षांतर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा का अन्य रूप भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई साहब यदि क्वेश्चन में दूसरा सूत्र दिख गया तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर फार्मूला भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊर्जा का अन्य रूप, ऊर्जा का अन्य रूप। अन्य रूप के लिए आपको थोड़ा सा एक फार्मूला तैयार करना पड़ेगा कि चूंकि Q बराबर होता है C इंटू भी, चूंकि Q बराबर होता है C इंटू भी, और समीकरण 1 से आप मान रख दो, समीकरण 1 से, तो U बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। Q का मान कितना है C इंटू भी का स्क्वायर अपॉन C, कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 C स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन C। एक C से C काट दो बच्चों, तो U बराबर आ जाएगा 1/2, एक C से C कट जाएगा तो C भी का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी तो आपका एक ऊर्जा का ही रूप बन चुका है ना। या करके वह आप यदि ऐसा भी लिख सकते हो, C बराबर एक और फार्मूला होता है Q/V, ठीक है, ये भी तो फार्मूला होता है। ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अब आप कहोगे सर कब कराए हो, तो पुराने वीडियो आप देखते हैं तो आपको क्लियर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समीकरण 2 से करते हैं बच्चों, समीकरण 2 से U बराबर C बराबर कितना रख दो आप Q/V, Q/V इंटू भी का स्क्वायर। तो यहाँ से भी से भी काट दो, तो U बराबर कितना हो जाएगा 1/2 QV। ये आपका आ गया समीकरण 3, ठीक है। और आप चाहे समीकरण 1 की बात करो, समीकरण 1 की बात करो, समीकरण 2 की बात करो और 3 की बात करो, समीकरण 1, 2, 3, ठीक है। संधारित्र, संधारित्र में संचित ऊर्जा है, क्या बच्चों संचित ऊर्जा है, मतलब संधारित्र में संचित ऊर्जा है, ये चीज समीकरण 1, 2 और 3 आप देख सकते हो। ये भी आपका संचित ऊर्जा है, ये भी आपका संचित ऊर्जा है, ये भी आपका संचित ऊर्जा है। इसके बाद बच्चों यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझा दूं कि जैसे मेरे पास कई संधारित्र हैं, ये पहला संधारित्र है, इसके क्रम में अगला संधारित्र जुड़ा है, इसके क्रम में अगला संधारित्र, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज देते हैं, ये पृथ्वीकृत होता है। तो आपकी इसमें यदि प्लस है तो यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा, फिर इसमें प्लस क्यू तो इसमें माइनस क्यू, फिर इसमें प्लस क्यू तो इसमें माइनस क्यू, ये लगातार क्रम चलता रहता है। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चूंकि आपने ये पढ़ा कि जो U का मान है वो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C के बराबर है। ये कहाँ से आपने पढ़ लिया सर, ये हमने समीकरण 1 से देखा। ये आपके श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में मान लीजिए कई सारे संधारित्र जुड़े हैं, कि यदि मैं मान के चलता हूँ यदि C1, C2, C3 आगे ऐसे धारिता वाले संधारित्र किस क्रम में जुड़े बच्चों, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, संयोजित हों तो आपने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। ऐसे हम आगे कर सकते हैं। इसका वैल्यू यदि यहाँ पे पुट कर दें, ये हमारा मान लो समीकरण 4 है, तो इसमें यदि वैल्यू पुट करेंगे तो U बराबर कितना हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर है, C की जगह कितना हो जाएगा 1/C1 1/C2 1/C3, ऐसे आगे आता जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 क्यू स्क्वायर C1 हो जाएगा प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर C2 हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर C3 हो जाएगा, आगे आता जाएगा। तो U बराबर ये आपका U1 के बराबर है, ये U2 के बराबर है, ये U3 के बराबर है, आगे ऐसे आता जाएगा। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा जो है उनके अंदर जितने भी संधारित्र हैं उनके ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। अब यदि समांतर क्रम की बात की जाए तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में जैसे आपका एक संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है, तीसरा संधारित्र है, इनको एक निश्चित बिंदु से जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से,
तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन होता है। मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लंबा चौड़ा यदि आपको कहूँगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो भाई यदि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर आपका आवेश नियत रहता है, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत रहता है, इसलिए हमने इसका फार्मूला प्रयोग किया था। लेकिन जब समांतर क्रम संयोजन में यदि बात करें तो इसमें क्या नियत रहता है, विभवांतर नियत रहता है। तो इसमें आवेश वाला फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें u बराबर लगेगा 1/2 CV²। दोनों में डिफरेंस है। लोग कहेंगे, बच्चे बोल देंगे सर इसमें ये वाला फार्मूला लगा रहे हो, इसमें ये वाला, क्योंकि बच्चों इसमें आवेश कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, सब में समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन की बात आती है तो जितने भी संधारित्र हैं उसमें आवेश समान रहता है। यहाँ पे इनमें जितने भी संधारित्र हैं इनमें जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, उसमें उसका विभवांतर नियत रहता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि C बराबर क्या होता है, C1 + C2 + C3। ये किस क्रम के लिए बच्चों, ये आपके समांतर क्रम के लिए, कि समांतर क्रम संयोजन में जब कई सारे संधारित्र जुड़े होते हैं उस स्थिति में यहाँ पर, तो ये आपका बच्चों C का मान है। कहने का मतलब जब कई सारे संधारित्र आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता इतना होता है। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो u बराबर, अब देखो भाई लास्ट में वैसे भी सब कुछ आप समझ ही गए हो, वैल्यू पुट कर दो फटाफट, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर C का मान तो रखना पड़ेगा, C1 + C2 + C3। कितना जोड़ना चाहते हो आप, 10, 5, 15 जोड़ लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, B² हो जाएगा। u बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, C1b² प्लस 1/2 C2b², ऐसे आप 1/2 C3b², ऐसे क्रम आता जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये आपको पता है कि u बराबर 1/2 CV² है, v कांस्टेंट है, v सब में नियत है, सब में समान होगा, इसलिए v में परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए u बराबर यहाँ पर भी u1 + u2 + u3 + u4, आगे आप ऐसे करते जा सकते हो। तो ये आपके समांतर क्रम संयोजन के लिए संचित ऊर्जा का फार्मूला हो गया। तो चाहे वो श्रेणी क्रम संयोजन हो या समांतर क्रम संयोजन हो, जो तुल्य संचित ऊर्जा है वो सभी जितने भी संधारित्र हैं उनके ऊर्जाओं की योग के बराबर होगा। देखो ना, u बराबर u1 + u2 + u3 + u4, यहाँ पर आपका u बराबर वही चीज आया, u1 + u2 + u3 + u4, ऐसे ही आगे आता जाएगा। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश ये की बच्चों कि चाहे वो श्रेणी क्रम संयोजन हो और चाहे वो समांतर क्रम संयोजन है, जितने भी संधारित्र जुड़े हो श्रेणी क्रम संयोजन में या समांतर क्रम संयोजन में, कुल जो संचित ऊर्जा है वो प्रत्येक संधारित्र के संचित ऊर्जा के योगफल के बराबर है। कुल जो संचित ऊर्जा u का मान है वो जितने भी संधारित्र है ना उन पर जो संचित ऊर्जा है उनके योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर समाप्त हो चुका है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि आपको नोट्स लेना है तो पर्सनल नंबर मैं आपको देता हूँ 9685 29 91 49, 100 रुपीज चार्ज है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स नहीं मिलता है। यदि आपको लेना है तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।